नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 का हवन का दंड देना पड़ेगा? मल्लों ने, शाक्यों ने, मगध नरेश अजातशत्रु ने या फिर वत्स नरेश उदयन ने? आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प हो जाएगा मल्लों ने। मल्लों ने ये आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 का हवन का दंड देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध स्तूपों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा सांची, सांची के बाद अमरावती। मुझे इतना पता है कि सी के बाद ए आएगा, तो यदि आप विकल्प की ओर देखोगे तो सी के बाद ए केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प है। तो आप एलिमिनेट करने के लिए भी सीख लो, ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये एक्सप्लेनेशन है, याद कर लेना आप लोग। अशोक ने मध्य प्रदेश के सांची में महास्तूप का निर्माण करवाया था। अमरावती स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। सारनाथ के बारे में बात करें तो इसका नींव पड़ता है अशोक के समय, लेकिन इसको कंप्लीट किया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती है कि उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। उड़ीसा में बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। उड़ीसा में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का अस्तित्व था। उड़ीसा की प्राचीन कला में अशोक का विशेष योगदान था। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था और इसकी जानकारी हमें उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों से मिलती है। अगला प्रश्न है, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वशस्कार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? भेंट यानी कि मुलाकात, राजगृह में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर वैशाली में? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए आपका, राजगृह में। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था? चतुर्थ स्तंभ लेख से, प्रथम लघु शिलालेख से, त्रयोदश शिलालेख से या फिर पृथक कलिंग अभिलेख से? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, चतुर्थ स्तंभ लेख से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है? धौलीगज, परखम यक्ष, रामपूर्वा वृषभ या फिर सांची से प्राप्त सिंह? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, धौलीगज। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में अधिकारी के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित विभाग के नाम लिखे गए हैं। कुपिया अध्यक्ष, इसका संबंध है वन संपदा विभाग के अध्यक्ष से। सन्निधाता का संबंध है कोषागार के अध्यक्ष से। पन्याध्यक्ष का संबंध है व्यापार और वाणिज्य के अधिकारी से। और पतवाध्यक्ष का संबंध है माप तौल के अधिकारी से। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तमिल काव्य संग्रह चेर शासकों की प्रशंसा करता है? एंग्रुनुरु, कुरुंदोहे, पदिरुपट्टू या फिर नरिने? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, पदिरुपट्टू। अगला प्रश्न है, दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के निम्न में से किस क्षेत्र में मिले हैं? कोरोमंडल तट में, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में, नाने घाट और जुन्नार क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका, कोरोमंडल तट में। अगला प्रश्न है, दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन है। अमरावती में, नागार्जुन कोंडा में, सनती में या फिर सतनी कोट में? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका, अमरावती।
अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती। शाकत्व के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था, इसकी पुष्टि होती है। वह कवि था, ये भी सही है। उसकी माता कुमार देवी थी, ये भी सही है। उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, नहीं, इसकी पुष्टि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में नहीं होती है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक पूर्णतः पराजित हो गए और उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गया, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया इसमें गुप्तों को भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में प्रवेश मिल गया, हाँ ये भी सही है। और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है। हर्षचरित में, मुद्रा राक्षस में, नाट्य दर्पण में, मजमत उल तवारीख में। तो हर्षचरित में भी उल्लेख है, मुद्रा राक्षस में नहीं है, नाट्य दर्पण में भी है, मजमत उल तवारीख में भी है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुद्रा राक्षस में कहीं पर भी रामगुप्त की कथा का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है हुन नरेश मिहिर कुल निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ था। बुधगुप्त द्वारा, ईशान वर्मन द्वारा, राज्यवर्धन द्वारा या फिर यशोवर्धन द्वारा। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी आपका, यशोवर्धन द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन से ही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक और शासकों के नाम लिखे गए हैं, दूसरे और उनसे संबंधित उपाधि लिखी गई है। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रदित्य सही है। स्कंदगुप्त सक्रादित्य, सक्रादित्य नहीं क्रमादित्य का उपाधि से मिला हुआ है। सिंधुराज नवसहंसाक बिल्कुल सही है। वल्लाल सेन निहंसक शंकर ये भी सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है। विच ऑफ द फ्लोइंग साउथ इंडियन किंगडम्स इज मेंशन्ड इन मेगास्थनीज इंडिका। चेर, पांडे, सत्यपुत्र, चोल। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। पांड्यों का उल्लेख जो है मेगास्थनीज के इंडिका में हमें मिलता है। अगला प्रश्न है कहां पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया। सिरमुख में, सिरकप में, कौशाम्बी में या फिर अनुराधापुर में। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है सोचने के लिए, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, सिरकप में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष था। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, नक्कीर। इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम संगम का आयोजन मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था, जो कि कई सारे एग्जाम में ऑप्शन में मिलता है अलवाई के नाम से, और इसके अध्यक्षता कर रहे थे तोलकाप्पियर। तृतीय संगम का आयोजन मदुरई में हुआ था और इसके अध्यक्षता कर रहे थे नक्कीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि अंकित करवाई। हिंद यवन, हिंद सिथियन, कुषाण या फिर कार्दमक शक राजवंश। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, कार्दमक शक राजवंश। अगला प्रश्न है बयान निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के संबंधित थे। चंद्रगुप्त प्रथम से बुधगुप्त तक, चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से कुमारगुप्त तृतीय तक। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका, चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक जितने भी सिक्के पाए गए हैं वो सारे बयान निधि में समावेशित सिक्के थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है। ऐहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ऐरन अभिलेख या फिर बांसखेड़ा अभिलेख।
तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मंदसौर अभिलेख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? महेंद्र, नीलराज, विष्णुगुप्त या फिर उग्रसेन? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका विष्णुगुप्त। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये जितने भी शासकों के नाम लिखे गए और उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम लिखे गए वो सारे समुद्रगुप्त के समकालीन थे। जैसे कौशल का राजा महेंद्र, महाकंतार का व्याघ्रराज, कौरल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, एरनपल्ली का दमन, कांची का विष्णुगुप्त, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का धनंजय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज के बुराइयों पर व्यंग्य करने के लिए जाना जाता है? भास, भवभूति, क्षेमेंद्र या फिर श्रीहर्ष? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेमेंद्र जाना जाता है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर वैशाली में? तो सही विकल्प हो ऑप्शन नंबर सी आपका श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता या फिर त्रिशला? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका चंदना। चंदना को चंदन बाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? अजातशत्रु, चेतक, प्रसेनजीत या फिर विदुडब? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अजातशत्रु। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है वीरशैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया इसके संस्थापक बसवेश्वर स्वयं ब्राह्मणेतर वर्ग के थे। नहीं, ये गलत है, वो वाणिज्यिक व्यापारिक संघ से जुड़े हुए थे। तो कथन आपका सही हो जाता है, यानी ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, 238 ईस्वी का बढ़वा अभिलेख में, 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? अवैयार, मामूलनार, परनार या फिर सतनार? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मामूलनार ने। अगला प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? अक्षपटलाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या फिर सौवर्णिक? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका लक्षणा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृव्रत विचार का उल्लेख मिलता है? द्वितीय लघु शिलालेख, सप्तम स्तंभ लेख, द्वादश शिलालेख या फिर प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। अगला प्रश्न है संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपट्टनम को निम्न नाम से जानते थे? कोडुंगलूर, नीलकिंडा, पोदुकै या फिर पुहार? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका पुहार के नाम से कावेरीपट्टनम को प्राचीन काल में जाना जाता था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में एक और ग्रंथ के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित लेखकों के नाम लिखे गए हैं।
कुरल। कुरल का संबंध है तिरुवल्लूर से, यानी कि ए का हो जाएगा 2 आपका। यदि आप विकल्प की ओर देखोगे तो ए का 2 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्नान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? चूड़ाकर्म, केशांत, मौजी बंधन या फिर समावर्तन? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका समावर्तन। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई है शैव मूर्तियां, वैष्णव मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां या फिर उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शैव मूर्तियां। अगला प्रश्न है, निम्न खगोल शास्त्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भास्कराचार्य, भोज, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्ममिहिर। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आएगा ब्राह्ममिहिर, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, उसके बाद भोज और सबसे अंतिम में आएगा भास्कराचार्य, यानी DCBA। DCBA ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाटककार भवभूति को निम्न में से किन रचनाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है? महावीर चरितम बिल्कुल सही है, मालती माधव ये भी सही है, रामचरित नहीं ये गलत है, उत्तर रामचरित ये बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी के लिए जाना जाता है। ए बी डी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी लेखकों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। टीसीएस, मेगास्थनीज, प्लिनी और टोलमी। तो सारे क्रम में ही लिखे गए हैं, यानी ए बी सी डी। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित स्रोतों के नाम लिखे गए हैं। वाचस्पति का संबंध है विवाद चिंतामणि से, रघुनंदन का संबंध है स्मृति तत्व से, कमलाकर भट्ट का संबंध है निर्णय सिंधु से और मित्र मिश्र का संबंध है वीर मित्रोदय से। यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पुस्तक है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? कामंदक का नीति सार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या फिर मनुस्मृति या फिर नीति वाक्यामृत? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर अंकित चिन्ह अग्र भाग पर दिए राजा के नाम से मेल खाते हैं? अर्जुनायन, मद, मालव और पंचाल। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका पंचाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? अहनानूरू, कुरल, तोल्कापियम या फिर पदिरुपत्तु? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका तोल्कापियम। अगला प्रश्न है, अशोक के रुमिंदई स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख है, कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख है, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में उल्लेख है या फिर राजकीय भोजनशाला में पशुवध निषेध के संबंध में उल्लेख है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि जो कर की दर थी उसको 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में निम्न में से किसका उल्लेख है? सातकर्णी का, बहस्तिमती का, शक का और रठिक का? तो यहाँ पर सातकर्णी, बहस्तिमती और रठिक ये तीनों का उल्लेख किया गया है, यानी ए बी और डी। ए बी डी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
मुद्रा से संबंधित शब्द है? निवर्तन, मर्तुर, द्रम, गोचर्म। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका द्रम। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? भास्कर वर्मन को, हर्ष को, राज्यवर्धन को या फिर शशांक को? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राज्यवर्धन को परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार था। बिल्कुल सही है। उसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। ये भी सही है। उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्के की नकल की थी। नहीं, ये गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय नकल किया था, समुद्रगुप्त नकल नहीं किया था। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनसे संबंधित पुस्तक के नाम लिखे गए। बिल्हन, बिल्हन की पुस्तक का नाम है विक्रमांक देव चरित यानी कि ए का 4। मुझे इतना पता है कि ए का 4 है, तो ये ऑप्शन में केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में नरेश यानी कि राजा के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य के नाम लिखे गए। तो अश्वपति का संबंध है कैकेय से यानी कि ए का हो जाएगा 2 आपका। परीक्षित का संबंध है कुरु से यानी कि बी का हो जाएगा 3। मुझे इतना पता है कि ए का 2 और बी का 3 है, तो ए का 2 और बी का 3 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलों में से कहां पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पेंटेड ग्रेववेयर पोट्री का प्रमाण मिला था? अहिक्षेत्र में, अंतरजी खेड़ा में, हस्तिनापुर में या फिर श्रावस्ती में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अहिक्षेत्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डेरियस का बेहुस्तून अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, डेरियस का पारसी पोलिस अभिलेख और हकमनी राजधानी पारसी पोलिस का जलना। तो सबसे पहले आएगा डेरियस का बेहुस्तून अभिलेख, उसके बाद डेरियस का पारसी पोलिस अभिलेख, इसके बाद डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख और सबसे अंतिम में हकमनी की राजधानी पारसी पुलिस का जलना, यानी ए सी बी डी ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया अशोक महान की एक पुत्री ने वहां के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था, ये भी सही है। लेकिन कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। तो सबसे पहले आता है ओसीपी काल, उसके बाद पीजीडब्ल्यू काल, उसके बाद एनबीपी मृदभांड काल और सबसे अंतिम में आता है कुषाण काल, यानी सीडीबीए। सीडीबीए ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अभिलेखों के निम्नलिखित लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हरिसेन, रविकृति, वत्स भट्टी और वीरसेन। तो सबसे पहले आएगा आपका हरिसेन, उसके बाद आएगा वीरसेन, यानी ए के बाद डी। ए के बाद डी केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अभिलेखित कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे? अशोक, कनिष्क, खारवेल और पुष्यमित्र शुंग। तो सही विकल्प हो जाएगा ए बी सी डी। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराज खारवेल
दिग्विजय के अभियान पर निकल पड़ा? नहीं, ये गलत है। तुरंत बाद नहीं निकला था, राज्याभिषेक के 2 वर्ष बाद निकला था। कारण में कहा गया खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी होने पर पूर्वी पंजाब का इंडो यूनानी शासक दिमित मथुरा खिसक गया, जहां से खारवेल को चुनौती देने की उसकी योजना थी। बिल्कुल सही है कारण आपका, यानी ए गलत है लेकिन आर आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था? तो परवर सिंह प्रथम ने किया था और शांतमूल प्रथम ने किया था केवल। तो ए और सी आपका सही हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को निम्न नाम से जाना जाता था? चंद्रावरम, धरणीकोट, धुल्लीकट्टा, अलेश्वरम। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका धरणीकोट। धरणीकोट के जगह पे कई बार एग्जाम के ऑप्शन में धान्य कटक भी दिया जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया गुजरात के शक क्षत्रप राजवंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता थी। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया इससे भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश का मार्ग मिल गया होगा। हाँ, ये भी सही है। और कारण जो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है, हुनों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए? स्वर्ण, रजत, ताम्र और पोटीन। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी और सी। बी और सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। रजत का मतलब होता है चांदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खगोलविदों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कराचार्य, भट्टोत्पल और ब्रह्मगुप्त। तो सबसे पहले आएगा ब्रह्मगुप्त, उसके बाद भट्टोत्पल, उसके बाद आर्यभट्ट द्वितीय और सबसे अंतिम में आएगा भास्कराचार्य, यानी DCAB। DCAB कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं था, जिसके कारण से UGC NTA ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इष्ट का मंदिर है? दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर, बिल्कुल। बर्धमान का सत देवलिया मंदिर, ये भी सही है। बहुलारा बांकुरा जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है का सिद्धेश्वर मंदिर, ये भी सही है। भुवनेश्वर का बैताल देउल मंदिर, नहीं ये गलत है। केवल ABC सही है। ABC ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों अब हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।